Respected all parents and all my dear students, very good morning all of you. Students, welcome to the SST class. Today we will read chapter number 4 in history, and the name of the chapter is the Mughal Empire. In this chapter we will read about the Mughals, about their ruling powers, how they came in India and how they ruled. So all the students, before starting the chapter, the thought of the day is think positive and the good things will happen to you. थिंक पॉजिटिव एंड द गुड थिंग्स विल हैपन टू यू. अगर आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आपके साथ सब अच्छा ही होगा. अगर आपने किसी भी काम की शुरुआत में ही अपनी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव रखी है, आपने ये सोच लिया कि ये जो भी काम है वो हम बहुत सक्सेसफुली बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, तो बेटा आप खुद नोटिस करना वो जो काम है जिसको आपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ किया है वो काम आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से और बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे. तो बेटा इसीलिए लाइफ में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो आपको अपने आसपास भी पॉजिटिविटी दिखेगी, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा. इसलिए अच्छी सोच रखो और हमेशा आपके साथ भी अच्छा ही होगा. सो आई होप स्टूडेंट्स आप लाइफ में हमेशा अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रख के हर काम को करेंगे, कभी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखेंगे. और स्टूडेंट्स मेरी यही प्रे है कि आप लोग की जो सोच है वो पॉजिटिव हो, आप लोग सक्सेसफुली आगे बढ़ते रहें और अच्छा सोचते रहें. सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक स्टूडेंट्स. देखिए द मुगल एम्पायर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मुगल्स के बारे में इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है. बच्चों हमने इस चैप्टर के जो पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से मुगल्स जो हैं वो भारत में आए थे, उन्होंने कब से कब तक शासन किया था. जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो मुगल्स हैं वो भारत में कब आए थे 1526 में, और 1526 से 1707 तक मुगल्स ने भारत में शासन किया था. और सबसे पहले मुगल कौन थे शासन करने वाले, क्या नाम था उनका, बाबर. तो स्टूडेंट बाबर जो हैं भारत में 1526 में आए और उन्होंने शासन करना स्टार्ट किया. वो पहले मुगल रूलर थे, इसीलिए उन्हें मुगल एम्पायर का फाउंडर भी कहा जाता है. 1526 से 1530 तक किसने शासन किया था, बाबर ने. जब बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में तो उसके बाद साम्राज्य किसने संभाला, उनके ही संतान, उनके ही पुत्र हुमायूं ने. तो स्टूडेंट बाबर के बारे में मैंने आप लोग को पहले के वीडियो में बता दिया था, इंट्रोडक्शन दे दिया था. आज के वीडियो में हम हुमायूं और कुछ और मुगल रूलर्स के बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से शासन किया था, कब से कब तक शासन किया था. तो उन्हीं के बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट चलिए जानते हैं सबसे पहले हुमायूं के बारे में. देखिए हुमायूं ने 1530 यानी जब बाबर की मृत्यु हो गई थी तो 1530 से 1540 तक किसने शासन किया था, हुमायूं ने. देखिए हुमायूं किसकी संतान थे, हुमायूं बाबर की और महिम सुल्ताना की संतान थे. हुमायूं वॉज बोर्न इन काबुल. हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था, काबुल में. इन 1507 यानी 1507 में हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था. एज द सन ऑफ बाबर एंड महिम सुल्ताना. हुमायूं जो थे उनके फादर का नाम क्या था, बाबर, और मदर का नाम क्या था, महिम सुल्ताना. तो बाबर और महिम सुल्ताना के पुत्र थे हुमायूं, जिनका जन्म काबुल में 1507 में हुआ था. सेकंड पॉइंट देखिए, ही बिकेम द मुगल एम्परर ऑन 29 दिसंबर 1530 एट द एज ऑफ 23. हुमायूं मुगल सम्राट कब बने थे, 29 दिसंबर 1530 को वो मुगल सम्राट बने थे एट द एज ऑफ 23. और तब उनकी उम्र कितनी थी, सिर्फ 23 साल. जब बाबर की मृत्यु हो गई थी तो उस समय हुमायूं कितने साल के थे, 23 साल के थे. तो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने साम्राज्य संभाला. और किस दिन उन्होंने शासन संभाला था स्टूडेंट, 29 दिसंबर 1530 में उन्होंने शासन संभाला था. वो मुगल सम्राट बने थे और उस समय उनकी उम्र सिर्फ 23 साल. बच्चों अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ही डिवाइडेड द एम्परर अमॉन्ग हिज ब्रदर्स. जब 29 दिसंबर 1530 में हुमायूं मुगल सम्राट बन गए थे, शासन का कार्यभार उन्होंने संभाल लिया था, तो उन्होंने जो साम्राज्य है वो अपने भाइयों के बीच में डिवाइड कर दिया था. ही फॉट मैनी बैटल्स. हुमायूं जो है बहुत बहादुर मुगल सम्राट थे, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने बहुत से युद्ध भी लड़े थे. हुमायूं वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर. हुमायूं को मैथमेटिक्स की और एस्ट्रोनॉमी की काफी अच्छी जानकारी थी. वो बहुत महान मैथमेटिशियन भी थे, महान एस्ट्रोनॉमर भी थे. हमीदा बानो बेगम वॉज द वाइफ ऑफ हुमायूं. हुमायूं की वाइफ का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम.
तो बेटा आप लोग ये याद रखना, हुमायूं के फादर का नाम था बाबर, हुमायूं की मदर का नाम था महिम सुल्ताना, और हुमायूं की जो वाइफ थी वो कौन थी? हमीदा बानो बेगम। एक और चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी स्टूडेंट्स, हुमायूं का मतलब, जो ये वर्ड का मतलब होता है फॉर्चुनेट, लेकिन हुमायूं को एक अनफॉर्चुनेट मुगल सम्राट माना जाता था। वो कहा जाता था कि उनका जो भाग्य है वो उनका साथ नहीं देता। वो इसीलिए क्योंकि शेरशाह सूरी नाम के मुगल सम्राट ने उन पर 2 बार अटैक किया था, और क्या हुआ, 2 बार कंटिन्यूसली जब उनकी हार हो गई थी तो हुमायूं 12 साल तक मतलब बाहर रहे थे, भारत से बाहर रहे थे, छुप कर रहे थे। तो स्टूडेंट उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया था, बहुत सारी विपत्तियां ऐसी आई थी, बहुत सारे ट्रबल्स आए थे उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये कहा जाता था कि भाग्य जो है वो उनका साथ नहीं देता। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर हिज डेथ हिज वाइफ बिल्ट हुमायूंस टॉम्ब। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तो उनकी याद में हुमायूं की वाइफ ने क्या बनवाया था? हुमायूंस टॉम्ब। हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी मेमोरी में उनकी वाइफ ने हुमायूंस टॉम्ब बनवाया था। हुमायूं नामा, देखिए हुमायूं नामा एक बुक है जिसमें हुमायूं के बारे में बताया गया है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुमायूं। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जिसमें किसी पर्सन के बारे में बताया जाता है, वो उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन होता है। तो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुमायूं, हुमायूं की जो ऑटोबायोग्राफी है वॉज रिटन बाय गुलबदन बेगम। किसके द्वारा लिखी गई है? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। और जो ये ऑटोबायोग्राफी है जो कि गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो बच्चों वो लिखी गई है पर्शियन लैंग्वेज में। देखिए बच्चों, आफ्टर 2 कॉन्टिनेंट्स डिफीट बाय शेरशाह सूरी, हुमायूं ने शेरशाह सूरी के साथ 2 बार युद्ध लड़ा, और दोनों बार लगातार किसकी हार हुई थी? हुमायूं की हार हुई थी। शेरशाह सूरी ने दोनों बार लगातार उनको हरा दिया था। उसके बाद क्या हुआ? हुमायूं एस्केप्ड टू ईरान। हुमायूं कहाँ चले गए? भारत छोड़कर ईरान चले गए। एंड ही स्टेड देयर इन एक्साइल फॉर 12 years। और उसके बाद जब वो ईरान चले गए तो ईरान में वो 12 साल तक एक वनवास के रूप में रहे। 12 साल तक वो वहीं रहे, वो छुप कर रहे, किसी को नहीं पता था कि वो किस जगह में है। 12 साल तक वो एक वनवास के तौर पर कहीं दूर जाकर कहीं छुप कर रहे। तो इसमें 12 साल बाद वो वापस से आए भी थे भारत में, उन्होंने वापस से अटैक भी किया था, उनकी जीत भी हुई थी। लेकिन क्या हुआ, उनका शासन जब उन्होंने दोबारा से 12 साल बाद जब उनके हाथ में शासन की बागडोर आई तो केवल 6 महीने तक ही उन्होंने शासन किया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि हुमायूं एक मुगल सम्राट तो थे और हुमायूं के नाम का मतलब होता है फॉर्चुनेट। लेकिन फॉर्चुनेट जो नाम है, नाम का मतलब फॉर्चुनेट होने के बाद भी हुमायूं एक अनलकी किंग, एक अनलकी सम्राट कहे जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जो लाइफ है उसमें बहुत सारी ट्रबल्स को फेस किया था, बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस किया था। 12 साल तक वो ईरान पर रहे, ईरान से आए जब वो, तो उसके बाद शासन की बागडोर उनके हाथ में भी आई थी, लेकिन केवल 6 महीने तक ही उन्होंने शासन किया और 6 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो बेटा ये तो हमने पढ़ लिया हुमायूं के बारे में डिस्क्रिप्शन। अब हुमायूं के बाद हुमायूं को किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने। तो अब जो शासन की बागडोर है वो किसके हाथ में आ गई थी? शेरशाह सूरी के हाथों में। बच्चों अब हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। बच्चों शेरशाह सूरी ऐसे मुगल सम्राट थे जिसे न्यायप्रिय कहा जाता था। कहते थे कि इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने शासन में काफी सुधार किया था। इन्होंने लोगों को न्याय दिलाने के लिए काफी प्रॉपर मैनेजमेंट, इन्होंने उसमें मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट किया था। तो स्टूडेंट इन्होंने क्या क्या सिस्टम किया, कौन कौन से सुधार किए, वो सब हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शेरशाह सूरी ने कब से कब तक शासन किया था। तो शेरशाह सूरी ने 1540 यानी जब हुमायूं भारत छोड़कर कहाँ चले गए थे? ईरान चले गए थे। जब बैटल में वो हार गए थे तो उसके बाद शेरशाह सूरी ने जो शासन की बागडोर है वो अपने कंट्रोल में ले ली थी और 1540 से 1545 यानी 5 साल तक इन्होंने शासन किया था। देखिए ही रूल्ड फॉर ओनली 5 years। इन्होंने केवल 5 साल तक ही शासन किया था, बट ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन शेरशाह सूरी अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत फेमस थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने शासन में बहुत सारे सुधार किए थे, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए थे, नए नए सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किए थे। सेकेंड है ही इंट्रोड्यूस न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। उन्होंने भारत में न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। जो पुरानी जो सिस्टम थी उसमें सुधार करके उन्होंने नया जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम है वो भारत में इंट्रोड्यूस किया था। और इस लैंड रिवेन्यू सिस्टम में
इसमें क्या सिस्टम था बेटा, इसमें क्या करना होता था कि जो पीजेंट्स हैं, जितने भी किसान होते थे, तो उन्हें अपने टोटल प्रोडक्शन का, खेती के बाद जो भी प्रोडक्शन होता था, तो टोटल प्रोडक्शन का जो 1/3% है वो किसको देना होता था, वो मुगल सम्राट को देना होता था। न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम में किसानों को अपने टोटल प्रोडक्शन का जो 1/3% है वो मुगल सम्राट को देना होता था। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ही क्रिएटेड अ जुडिशियल डिपार्टमेंट। जैसा कि मैंने अभी भी आप लोग को बताया था कि शेरशाह सूरी एक ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्हें न्यायप्रिय सम्राट भी कहा जाता था। न्यायप्रिय सम्राट यानी वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी किए थे, बहुत सारे सुधार भी किए थे। तो स्टूडेंट, उन्होंने एक जुडिशियल डिपार्टमेंट भी क्रिएट किया जिसको कि मुकदमा के नाम से जाना जाता है। मुकदमा, ये वर्ड आप लोग जानते हैं, ये आज भी यूज किया जाता है, इस वर्ड का आज भी काफी ज्यादा यूज में है। बट स्टूडेंट, उस समय मुकदमा के अंतर्गत क्या होता था, इसके अंतर्गत ये जो जुडिशियल डिपार्टमेंट है, इसके अंतर्गत लोगों को न्याय देने का काम किया जाता था कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो और सभी को न्याय दिया जाए। ही डेवलप्ड हुमायूंस दीनपनाह सिटी। देखिए, उन्होंने हुमायूं के दीनपनाह शहर का डेवलपमेंट करवाया। देखिए स्टूडेंट, जब हुमायूं का शासन था 1530 से 1540 में, तो उस समय क्या हुआ कि हुमायूं ने अपने शासनकाल के दौरान एक शहर का निर्माण कार्य स्टार्ट करवाया था और वो शहर था दीनपनाह। तो हुमायूं ने अपने शासनकाल में दीनपनाह नामक शहर का कार्य स्टार्ट करवाया था, निर्माण कार्य स्टार्ट करवाया था। लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसी हो गई कि शेरशाह सूरी और हुमायूं का जब युद्ध हुआ था, तो 2 बार लगातार जब हुमायूं की हार हो गई, तो हुमायूं कहाँ चले गए थे, उस शहर का निर्माण कार्य जो है वो आदम ही छूट गया था, क्योंकि हुमायूं ईरान चले गए थे। 12 साल तक वो वहीं पर ही वनवास के रूप में रहे थे। तो स्टूडेंट, हुमायूं के बाद जब शासन की बागडोर शेरशाह सूरी के हाथ में आ गई, तो उन्होंने हुमायूं का जो दीनपनाह शहर है, जिसे कि अधूरा छोड़ दिया गया था, हुमायूं के भाग जाने के कारण जो शहर का कार्य अधूरा रह गया था, तो उसे डेवलपमेंट, उसे पूरा करवाने का काम किसने किया था, शेरशाह सूरी ने। ही एक्सटेंडेड द ग्रैंड ट्रंक रोड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू काबुल इन अफगानिस्तान। यानी देखिए, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार करवाया, कहां से कहां तक, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से काबुल, यानी अफगानिस्तान के काबुल से नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार करवाया था। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि जितने भी मुगल सम्राट आते थे, जैसे मैंने बताया आपको, पहले बाबर आए, फिर हुमायूं आए, फिर हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी आए, तो बेटा सभी क्या होते थे, जितने भी जो मुगल सम्राट है वो अपने आप को फेमस करने के लिए वो कुछ ना कुछ विस्तार कार्य, कुछ ना कुछ विकास कार्य जो है, डेवलपमेंट कुछ ना कुछ जरूर करवाते थे, ताकि क्या हो, लोगों के बीच में उनकी पहचान बन सके। ठीक है, तो वो अपनी जो पावर है, जो वेल्थ पावर है, जो मनी पावर है, तो उसको शो करने के लिए वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जरूर करवाते थे। तो इसी तरह से हमने शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा कि शेरशाह सूरी ने जुडिशियल डिपार्टमेंट में भी उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, जुडिशियल डिपार्टमेंट क्रिएट किया, जिसको उन्होंने मुकदमा का नाम दिया। इसमें लोगों को न्याय दिया जाता था। फिर उन्होंने हुमायूं का जो अधूरा जो निर्माण कार्य जो अधूरा हो गया था, हुमायूं का जो दीनपनाह शहर का जो निर्माण कार्य अधूरा रह गया था, उस कार्य को किसने पूरा करवाया, उस कार्य को भी शेरशाह सूरी ने पूरा करवाया। फिर हमने पढ़ा कि उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से काबुल तक ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार करवाया। तो नेक्स्ट पॉइंट है, शेरशाह सूरी इश्यूड द फर्स्ट रुपया फ्रॉम टका। यानी शेरशाह सूरी का जब शासन कंट्रोल जो है शेरशाह सूरी के हाथों में आ गया, तो उसके बाद उन्होंने न्यू करेंसी इशू की। और वो जो न्यू करेंसी इशू की गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा, उस न्यू करेंसी को उन्होंने क्या नाम दिया था, रुपया। रुपया से पहले जो करेंसी का यूज किया जाता था उसका नाम था टका, लेकिन टका की जगह जो न्यू करेंसी जो इशू की गई शेरशाह सूरी के द्वारा, उस न्यू करेंसी को नाम दिया गया था रुपया। एंड ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द पोस्टल सिस्टम ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए, जब उन्होंने रुपया करेंसी को इशू किया, तो उसके बाद उन्होंने एक और सिस्टम में इम्प्रूवमेंट किया, और वो क्या था, उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया पोस्टल सिस्टम, जो डाक सिस्टम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो उन्होंने उस पोस्टल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया, वापस से ऑर्गेनाइज किया और उसमें काफी सुधार किया। शेरशाह सूरी कैप्चर चुनार फोर्ट इन यूपी। देखिए, शेरशाह सूरी ने चुनार फोर्ट को कैप्चर कर लिया, उसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। एंड मैरिड लैड मलिका, और उन्होंने किससे शादी कर ली, लैड
मल्लिका से शादी कर ली। देखिए जो लैड मल्लिका है वो किसकी वाइफ थी? चुनार फोर्ट के जो गवर्नर थे उनकी वाइफ थी। लेकिन जब उन्होंने चुनार फोर्ट को बंदी बना लिया था, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, फिर उसके बाद लैड मल्लिका से शादी किसने कर ली? शेरशाह सूरी ने इनसे मैरिज कर ली। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा कि क्या क्या सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। उन्होंने रुपया जो करेंसी है, रुपया करेंसी को इशू करवाया, और उन्होंने जो भारत में जो डाक सिस्टम था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पोस्टल सिस्टम था, उसको रीऑर्गेनाइज करवाया। और उन्होंने शेरशाह सूरी ने चुनार फोर्ट को बंदी बना लिया, उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, और वहाँ के जो गवर्नर की जो वाइफ थी लैड मल्लिका, उससे दोबारा से शादी। तो अब हम पढ़ेंगे कि शेरशाह सूरी ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कौन कौन से पार्ट को अपने अंडर में ले लिया था, कौन से पार्ट को कैप्चर कर लिया था। तो वो सारे पॉइंट्स हम देखेंगे कौन कौन सी जगह थी। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी मुगल सम्राट थे तो वो सभी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। वो यही चाहते थे कि उनका जो साम्राज्य है वो ज्यादा से ज्यादा फैलता जाए, उनका ज्यादा से ज्यादा नाम हो। इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा युद्ध लड़ते थे, और जब उनकी जीत हो जाती थी तो जो दूसरे जो राजा हैं जिससे उन्होंने युद्ध लड़ा है, तो उनके साम्राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिलाकर वो अपने साम्राज्य को फैला देते थे, उसका विस्तार कर देते थे। तो स्टूडेंट, हम देखेंगे कि शेरशाह सूरी ने कौन कौन से पार्ट को अपने अंडर में ले लिया था। देखिए सबसे पहले 1542 में मालवा राजस्थान, यानी 1542 1542 में राजस्थान की ही एक जगह है मालवा। तो मालवा नाम की जगह को उन्होंने, मालवा नाम का जो एरिया है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। वहाँ का जो शासन है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया और अपने साम्राज्य को बढ़ा दिया। सेकंड है 1542 रणथंभौर राजस्थान। 1542 में राजस्थान की ही एक जगह है रणथंभौर। तो रणथंभौर को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया और उसका कंट्रोल भी शेरशाह सूरी ने अपने अंडर में ले लिया। थर्ड है 1542 मारवाड़ राजस्थान। देखिए 1542 यानी कि 1542 में ये तीनों प्लेस मालवा, रणथंभौर एंड मारवाड़, तो ये तीनों जो जगह है राजस्थान के थे, तीनों ही जगह मालवा भी, रणथंभौर भी और मारवाड़ भी। तो 1542 में मारवाड़ को भी उन्होंने कैप्चर बना लिया और उसे भी, उसका जो शासन है वो भी अपने कंट्रोल में ले लिया और अपने साम्राज्य को फैला दिया, उसका विस्तार कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट, हम देख सकते हैं कि 1542 में शेरशाह सूरी ने राजस्थान की ही तीन जगह कौन कौन सी, मालवा, रणथंभौर एंड मारवाड़, इन तीनों को ही कैप्चर कर लिया और इन तीनों का जो शासन है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद 1544 में अगेन राजस्थान की ही एक जगह चित्तौड़, वहाँ का भी उन्होंने शासन अपने कंट्रोल में ले लिया। चित्तौड़ को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया और अपने साम्राज्य को वहां तक भी विस्तार कर दिया, अपने साम्राज्य को फैला दिया। उसके बाद देखिए 1544 में कतिंजर नाम की एक जगह है, कहाँ पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश की ही एक जगह है कतिंजर। तो 1545 में शेरशाह सूरी ने कतिंजर को भी कैप्चर कर लिया और उसका कंट्रोल भी अपने हाथों में ले लिया। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने देखा, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा कि शेरशाह सूरी ने 1542 से 1545 में कौन कौन सी जगह थी, मालवा, रणथंभौर, मारवाड़, चित्तौड़, कतिंजर को कैप्चर कर लिया और इन सभी जगह का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। तो स्टूडेंट, आज के हमने वीडियो में किस किस के बारे में जाना? हमने जाना हुमायूं के बारे में, हमने जाना शेरशाह के सूरी के बारे में, और इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था बाबर के बारे में। तो स्टूडेंट, एक बार मैं शॉर्टली इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देती हूँ। एक बार दोबारा से, ये वीडियो एंड करने से पहले मैं दोबारा से एक बार छोटी सी ब्रीफली जानकारी दे देती हूँ। जो भी आपने पढ़ा है उसकी समरी बता देती हूँ। देखिए बाबर के बारे में, जैसा कि हमने पढ़ा था 1526 से 1530 तक बाबर ने शासन किया था। बाबर को मुगल साम्राज्य का फाउंडर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले पहले ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने भारत में शासन किया था। फिर 1530 में जब बाबर की डेथ हो गई थी, तो 1530 में 29 दिसंबर 1530 में शासन की जो बागडोर है वो किसने अपने हाथों में ले ली थी? वो ले ली थी हुमायूं ने। हुमायूं के फादर का नाम क्या था? बाबर, और उनकी मदर का नाम क्या था? महिम सुल्ताना। तो हमने क्या पढ़ा
कि जब हुमायूं ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली तो उन्होंने साम्राज्य को अपने भाइयों के बीच में बांट दिया। हुमायूं ने कई युद्ध भी लड़े, लेकिन उन्हें अनलकी सम्राट कहा जाता था, क्योंकि बेटा क्या हुआ था, मतलब 2 बार जब शेरशाह सूरी से लगातार उनकी हार हुई, वो ईरान में उनको एक अलग जगह में छुपकर रहना पड़ा, 12 साल तक छुपकर रहना पड़ा। वो भारत में वापस भी आए और 6 महीने उन्होंने शासन भी किया, लेकिन उसके बाद एक और युद्ध हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। तो बेटा इस तरह से हमने हुमायूं के बारे में जाना कि हुमायूं ने किस तरह से अपने शासन काल में उन्होंने बहुत सारे ट्रबल्स, बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस किया, बट फिर भी वो हार नहीं माने। ईरान में वो चले गए थे 12 साल के बाद, फिर भी वो वापस से आए और वापस से उन्होंने अटैक किया। उसके बाद हमने क्या देखा था कि हुमायूं जब चले गए ईरान में तो शासन की बागडोर किसने अपने हाथों में ले ली थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का जो शासन करने का जो टाइम था, जो टाइम पीरियड था, वो कब से कब तक था फ्रेंड्स? वो था 1540 से 1545 तक। शेरशाह सूरी ने केवल 5 साल शासन किया था, लेकिन फिर भी इन 5 सालों में वो बहुत ज्यादा फेमस थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उन्होंने अपने साम्राज्य में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे सुधार किए ताकि लोगों को न्याय दिला सके। उन्हें एक न्यायप्रिय किंग भी कहा जाता है। और हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट शेरशाह सूरी के बारे में? हमने पढ़ा कि उन्होंने एक जुडिशियल डिपार्टमेंट क्रिएट किया था जिसे उन्होंने मुकदमा नाम दिया था, और इस मुकदमा में क्या किया जाता था? इसमें लोगों को न्याय दिया जाता था। हमने और क्या देखा स्टूडेंट? हमने देखा कि उन्होंने एक नई करेंसी जो है उसे इश्यू की, और उस करेंसी को क्या नाम दिया गया था? उस करेंसी को उन्होंने नाम दिया रुपया। और एक और पॉइंट जो हमने देखा था वो क्या देखा था कि उन्होंने न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने भारत में न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था। और इस न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम में क्या था स्टूडेंट कि जो भी पीजेंट्स हैं उन्हें अपने टोटल प्रोडक्शन का 1/3% किसको देना होता था? वो देना होता था मुगल सम्राट को। जो शेरशाह सूरी है उन्होंने हुमायूंस दीनापना जो शहर है, जिनको कि हुमायूं ने अपने शासनकाल में अधूरा ही छोड़ दिया था, उस शहर का जो निर्माण कार्य है वो शेरशाह सूरी ने कंप्लीट करवाया, पूरा करवाया। तो इसमें इस तरह हमने देखा कि किस तरह से एक के बाद एक मुगल सम्राट आते गए। 1526 से 1530 तक बाबर आए, फिर 1530 से 1540 तक हुमायूं आए, और 1540 से 1545 तक कौन आए? शेरशाह सूरी आए। तो इस तरह से किस तरह से अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग मुगल सम्राट आए, उन्होंने अलग अलग डेवलपमेंट कार्य किया, बहुत सारे सुधार कार्य भी किए। जिसमें से शेरशाह सूरी की हम बात करें तो उन्होंने राजस्थान के बहुत सारे एरिया को अपने कैप्चर में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। 1542 में उन्होंने राजस्थान की 3 जगह लगातार, उन्होंने राजस्थान की जो 3 जगह थी, कौन कौन सी? मालवा, रणथंभौर और मारवाड़, तीनों को कैप्चर कर लिया, तीनों को बंदी बना लिया, और उनका जो कंट्रोल है वो भी अपने हाथों में ले लिया। फिर 1542 के बाद 1544 में अगेन राजस्थान का ही एक प्लेस, कौन सा? चित्तौड़ नाम के प्लेस को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया, और उसका भी जो कंट्रोल है वो अपने हाथों में ले लिया। और 1544 के बाद 1545 में कतिंजर, एमपी की एक जगह है कतिंजर, उसको भी उन्होंने अपने कैप्चर में कर लिया और उसका कंट्रोल भी अपने हाथों में ले लिया। 1545 के बाद क्या हुआ था स्टूडेंट? हुमायूं वापस से आए थे भारत में। 1545 से 1546 तक केवल 6 महीने ही उन्होंने शासन किया। वो जो टाइम पीरियड था वो केवल 6 मंथ का था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद फिर जो शासन की बागडोर है वो किसने अपने हाथों में ले ली थी? वो ले ली थी अकबर ने अपने हाथों में। फिर अकबर ने किस तरह से जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनका जो एम्पायर है, उसको किस तरह से संभाला, उसमें क्या क्या सुधार कार्य किए। तो इसमें अकबर के बारे में और उनके सुधार कार्य के बारे में, उन्होंने कब से लेके कब तक शासन किया था, ये सारी जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आपको मैं ये बता दूं कि औरंगजेब के बाद सेकंड जो लॉन्ग टाइम जो रूलर कहे जाते थे वो अकबर ही थे। अकबर सेकंड ऐसे रूलर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन किया था। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज के इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो टिल देन ऑल स्टूडेंट्स कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।